तो आज हम लोग बिजनेस स्टडी ना बीएसटी के अंदर क्लास 12 बीएसटी में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? मैनेजमेंट। क्या पढ़ रहे हैं? मैनेजमेंट। प्रबंध। पिछले क्लासों में पिछला जो भी क्लास हुआ है उसमें आपको प्रबंध क्या है, विशेषताएं क्या है, प्रकृति क्या है, किसने क्या कहा पढ़ा दिए हुआ है क्लास में। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे प्रबंध का उद्देश्य। वो टॉपिक क्या है? प्रबंध के उद्देश्य, इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि आप बोर्ड पर देख भी रहे हैं पहले से कि लिखा हुआ 4 उद्देश्य। उद्देश्य 4 ही नहीं है, बहुत है। यदि देखा जाए तो प्राथमिक उद्देश्य के अंदर बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। सहायक उद्देश्य लिखा हुआ तो सहायक उद्देश्य के अंदर भी कई पॉइंट निकल के आते हैं। व्यक्तिगत उद्देश्य के अंदर भी कई पॉइंट है और सामाजिक उद्देश्य के अंदर भी बहुत सारा पॉइंट निकल के आएगा। लेकिन आपको इसके अंदर का पॉइंट डील नहीं करना है। अभी आप 12th में उतना ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करना है, बस ये 4 पॉइंट को आप डील कर लेना जब हम अभी समझाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रबंध तो जान गए क्या है। के का कोई अर्थ नहीं आपको बताना है। उद्देश्य के बारे में चर्चा करें। प्रबंध को भूल जाओ अभी, किसको ध्यान रखो? उद्देश्य। तो उद्देश्य शब्द का प्रयोग अपने जीवन में हम लोग कई बार कर चुके हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? और आप लोग अपने जीवन में दिन भर के बोलचाल में अपने दोस्तों के साथ, गार्जियन के साथ या समाज के लोगों के साथ बैठते उठते हैं तो वहाँ उद्देश्य शब्द का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं करते हैं। तो ये उद्देश्य शब्द का जब आप प्रयोग करते हैं तो आप कभी सोचें कि ये उद्देश्य है क्या? आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, उद्देश्य का अर्थ बताओ। जो आप चाहते हैं उसको हासिल करना। आप बोले जो आप चाहते हैं उसको हासिल करना उद्देश्य है, ठीक है। कई लोग उद्देश्य को गोल से तुलना करते हैं कि जो गोल है, जो लक्ष्य है वही उद्देश्य है। लक्ष्य उद्देश्य की है, बिल्कुल बात कर अभी हम कर सकते हैं बात कि लक्ष्य और उद्देश्य सेम ही है। जैसे हम बोलते हैं लक्ष्य प्राप्त करना मेरा उद्देश्य है, लेकिन अंतर है, पर्याप्त अंतर है दोनों में। फिलहाल उतना अंदर नहीं जाएंगे हम। अभी मैं इतना बोलेंगे कि कोई भी कार्य संसार में, कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, किसी प्रकार का भी आप कार्य कर रहे हैं, मतलब एक्टिविटी कर रहे हैं, हर कार्य के पीछे क्या होता है? हर कार्य के पीछे क्या होता है? उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। हर कार्य, अभी बोलेंगे यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? अभी हम पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाने के पीछे भी कोई उद्देश्य है। बिना उद्देश्य का इस जीवन में कोई कुछ भी नहीं करता है। समझ रहे हैं? हर उद्देश्य मतलब हर कार्य के पीछे उद्देश्य। हम पढ़ा रहे हैं, क्या उद्देश्य है मेरा? यहाँ पर उद्देश्य बहुत, मतलब एक उद्देश्य नहीं है, कई उद्देश्य है मेरा भी पढ़ाने का। एक उद्देश्य तो ये है कि आप यहाँ से आपका जो सिलेबस है वो हम कंप्लीट कराएं, आपको जानकार बनाएं, आपको ज्ञानी बनाएं, ताकि आप एग्जाम जब दो अपना फाइनल उसमें अच्छा रिजल्ट लेके आओ, प्लस आपके पास जानकारी भी अच्छा हो। एक ये उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है इससे मेरा अर्निंग होता है, हम इससे कमाते हैं, अर्न करते हैं, इससे मेरा घर चलता है, इसलिए भी पढ़ाना पड़ रहा है। अभी आप यहाँ बैठे हुए हैं तो हम पूछेंगे बैठना भी कार्य है या नहीं? इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, बैठना सीट भी भर रहे कि नहीं है? तो बैठना कार्य है, तो क्या बैठने कार्य के पीछे भी कोई उद्देश्य होता है या नहीं? बैठने के पीछे भी उद्देश्य होता है। अभी आप बैठे हुए क्यों हैं? खड़े होकर क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्योंकि आप बैठकर थोड़ा सा कंफर्ट फील करते हैं, आरामदायक फील करते हैं, ठीक है, जिससे आपका दिमाग शांति से चलता है। शायद वैसे तो मुझे लगता है खड़े खड़े भी हो सकता है, लेकिन आप थक जाएंगे तो दिमाग भी थकेगा। और थकने का मतलब क्या? शरीर थका तो मैसेज कौन किया? दिमाग ही ने किया। इसका मतलब दिमाग भी थक रहा है तो आपका दिमाग भी चलेगा नहीं, तो कैसे होगा? इसलिए आप बैठ के पढ़ते हैं। और बैठने का भी पिछले क्लास में भी बताए थे कि बैठने का कला के बारे में बात चल रहा था कि प्रबंध एक कला है। तो बोले तो बैठने का भी कला है। पढ़ने के लिए कैसे बैठना चाहिए, खाने के लिए कैसे बैठना चाहिए, रास्ते में कैसे चलना चाहिए, वो सब कला होता है, ठीक है। तो कला पर चर्चा नहीं करना। हम बोल रहे हैं कि बैठने के पीछे भी उद्देश्य होता है, सोने के पीछे भी, आप यदि रात के टाइम में सो रहे हैं उसके पीछे भी क्या है? उद्देश्य है। अब क्या उद्देश्य उतना चर्चा नहीं करेंगे, बस हम उद्देश्य को थोड़ा डिफाइन कर रहे थे। उद्देश्य तो प्रबंध भी एक एक्टिविटी है, कार्य है कि नहीं है? तो प्रबंध कार्य है तो क्या इसका उद्देश्य नहीं होगा? दुनिया का हर कार्य के पीछे उद्देश्य है, तो इसके पीछे भी कौन बैठा हुआ है?
उद्देश्य। तो उसमें 4 उद्देश्य आपको साफ साफ बोर्ड पे दिख रहा है। पहला उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य। तो घर जाके प्राथमिक उद्देश्य आपको लिखना है और प्राथमिक उद्देश्य लिख के डैश देना है और डैश देके समझाना है कि प्रबंध का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। क्या होता है? हाँ। अरे प्रबंध कौन करता है? हम लोग कौन सा प्रबंध पढ़ रहे हैं? घरेलू प्रबंध पढ़ रहे हैं, सामाजिक प्रबंध पढ़ रहे हैं, राजनीतिक प्रबंध पढ़ रहे हैं, कौन सा प्रबंध पढ़ रहे हैं? बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। तो बिजनेस का पहला लक्ष्य क्या होता है बताओ? बिजनेस, जैसे ही आप बिजनेस ओपन करने का सोच लिए तो आपका पहला लक्ष्य क्या है? बिजनेस ओपन करने का धन कमाना, कमाई करना, लाभ कमाना। तो प्रबंध का भी पहला उद्देश्य हम कर सकते हैं, क्या होता है? लाभ कमाना। क्या कमाना? लाभ बोलिएगा, ठीक ना। डैश देके आप लिखिएगा कि प्रबंध का प्राथमिक उद्देश्य होता है लाभ कमाना। व्यवसाय को संचालित करके लाभ कमाना ही प्रबंध का प्राथमिक उद्देश्य होता है। इतना लिख पाएंगे? 2-3 लाइन में आ जाएगा। आ जाएगा? कि इसमें तकलीफ है? बहुत तकलीफ है सर, नहीं लिख पाएंगे। सहायक उद्देश्य क्या होता है? सहायक सोचो, आप लोग पहले सोचो। सहायक नाम से मान चलो सहायता करता है, ये सहायक उद्देश्य है। सहायक उद्देश्य का मतलब ये किसका सहायता करता है? प्राथमिक उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता करता है। तो प्राथमिक उद्देश्य है प्रबंध का लाभ कमाना। क्या कमाना? आप बोलेंगे सर आप गलत बोल रहे हैं। व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। हो सकता है कई लोग वीडियो देख के कमेंट करेंगे सर आप गलत बता रहे हैं कि व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य लाभ कमाना है। तो व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य यदि लाभ कमाना है तो व्यवसाय कोई हाथ पैर वाला इंसान है क्या? कमा लेगा? उसमें आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा ना, उसको चलाना पड़ेगा ना कुशलता पूर्वक। तो मैनेजमेंट भी हम लोग क्यों करते हैं? लाभ कमाने लेना। ये लाभ कमाना नहीं उद्देश्य होता है, हानि कमाना उद्देश्य होता है। तो मैनेजमेंट नहीं भी करते हैं, छोड़ देंगे व्यवसाय को। लाभ तो कमेंगे करें, ऐसा हानि तो कमा ही लेंगे। हानि तो व्यवसाय का जो प्राथमिक उद्देश्य है वही उद्देश्य प्रबंध का भी होता है। क्या कमाना? लाभ कमाना। और लाभ कमाने में जो जो कार्य करना चाहिए, सुनो इसमें क्या लिखेंगे? प्रबंध का सहायक उद्देश्य प्राथमिक उद्देश्य प्राप्त करना है। प्रबंध का सहायक उद्देश्य प्राथमिक उद्देश्य को प्राप्त करना है। सुन रहे हैं क्या बोले? सहायक उद्देश्य किससे संबंधित है? प्राथमिक। यदि किसी भी प्रबंध को प्राथमिक उद्देश्य अर्थात लाभ कमाना है तो उसको कई अन्य क्रियाएं करनी पड़ेगी। कई अन्य क्रियाएं करनी पड़ेगी और वो अन्य क्रियाएं सब सहायक उद्देश्य में आते हैं। किसमें आते हैं? गया गया इधर या बाहर? भगवान 2 कान दिया, पता नहीं क्यों दिया। एक से सुनने के लिए दिया, एक से निकालने के लिए दिया? नहीं। एक से सुनने के लिए दिया और रिजर्व करने के लिए दिया, और निकालने के लिए घटिया बातों को निकालने के लिए दिया। अच्छा बात को सुनो दोनों कान से और रखो दिमाग में। जो घटिया टाइप का मतलब क्या बोल सकते, कौन सा शब्द यूज करें? जो बुरा शब्द है या बुरा वाक्य जो सुनते हैं उसको इधर से लिखे इधर निकाल दो, लेकिन इधर नहीं डालना। लेकिन करते क्या है? इधर से कर इधर लिख लेते हैं। और अच्छा बात इधर से नहीं आ रहा क्या? निकाल देते। इधर से सुनते हैं इधर से, तो भी अच्छा बात ही चल रहा है। ये कोई आपका बैड स्टेटमेंट तो हम दे नहीं रहे हैं यहाँ पर, ठीक ना। तो सहायक उद्देश्य में क्या लिखोगे? फिर से एक बार रिपीट बोल देते हैं। प्रबंध का सहायक उद्देश्य प्राथमिक उद्देश्य को प्राप्त करना होता है। आगे और लिखना, अर्थात प्राथमिक उद्देश्य लाभ कमाना होता है और लाभ कमाने के लिए एक व्यवसाय को, एक प्रबंधक को जो जो कार्य करना पड़े करना चाहिए, वही उसका क्या है? सहायक उद्देश्य है। फिर क्या आता है? व्यक्तिगत उद्देश्य, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल। अब देखिए एक व्यवसाय, एक बिजनेस जब चल रहा है तो एक बिजनेस में कई पार्टी जुड़े हुए होते हैं। कई पार्टी होते हैं मतलब कई व्यक्ति जुड़े हुए होते हैं। सबका अपना कुछ पर्सनल फायदा तो होता ही है। जैसे मान लेते हैं कि व्यवसाय से जुड़ा हुआ है ऑनर। कौन है? जैसे ऑनर के बाद है मैनेजर। कौन है? मैनेजर। एम्प्लॉय भी तो आएगा, हाँ। लेबर भी तो आ जाएगा, क्रेडिटर भी तो आ जाएगा, इन्वेस्टर भी तो आ जाएगा। ये सब क्या है? व्यवसाय के क्या है?
जुड़े हुए पक्षकार हैं, पक्ष हैं, पार्टी है, इस सब का अपना पर्सनल उद्देश्य होता है व्यवसाय से कि नहीं होता है? होता है। तो सबका अपना पर्सनल व्यक्तिगत उद्देश्य होता है। क्या होता है व्यक्तिगत उद्देश्य? तो प्रबंध का व्यक्तिगत उद्देश्य होता है आर्थिक लाभ कमाना। अब बोले सर लाभ बोल रहे तो फिर प्राथमिक उद्देश्य थोड़ा लग रहा है, कुछ अलग बोलिए। तो अलग क्या बोले? व्यक्तिगत उद्देश्य क्या हो सकता है? प्रबंध का व्यक्तिगत उद्देश्य, प्रबंध का व्यक्तिगत उद्देश्य में लिख सकते हैं कि प्रबंध का अपना एक व्यक्तिगत उद्देश्य होता है कि कार्य को सुचारू रूप से संचालित करवाया जाए। बात को समझो, कार्य को क्या करवाया जाए? ढंग से। प्रबंध ही एक माध्यम है, प्रबंध एक ऐसा विधि है जिसके माध्यम से आप काम को सुचारू रूप से सफल करवा सकते हैं। ठीक है। और हर एक व्यक्ति जो प्रबंध से जुड़ा हुआ है वो चाहता है कि हम अपना काम सुचारू रूप से करें ताकि मेरा योग्यता बढ़े काम करने का, और मेरा दिमाग का विकास हो, मेरे टैलेंट का विकास हो, मेरी योग्यता और बढ़े। कोई क्या जन्म से योग्य होता है? नहीं। उसको कई से सीखना, कई जगहों पे सीखना पड़ता है, कई उम्र में कई बातों को जानना पड़ता है, तब जाके वो योग्य बनता है। तो व्यक्तिगत उद्देश्य प्रबंध का होता है कि एक व्यक्ति का विकास हो। और विकास कैसे होगा? जब उसको प्रबंध की जानकारी मिलेगी, काम कैसे करना है उसकी जानकारी मिलेगी, तो उससे उसका ज्ञान का विकास होगा। जब ज्ञान का विकास होगा तो उसका कार्य क्षमता क्या होगा? बढ़ जाएगा, उसका कार्य क्षमता बढ़ जाएगा। ये तो बहुत कुछ हम बोल दे रहे हैं, लेकिन लिखोगे क्या घर जाके? तो देखो व्यक्तिगत उद्देश्य लिख के डायरेक्ट देके लिखना कि प्रबंध का व्यक्तिगत उद्देश्य के अंतर्गत उन उद्देश्यों को शामिल किया जाता है जो व्यवसाय से जुड़े हुए पक्षकारों का होता है। व्यवसाय से जुड़े हुए जैसे स्वामी का भी अपने व्यवसाय से कोई एक पर्सनल मतलब एक व्यक्तिगत उद्देश्य होता है, उसका व्यक्तिगत उद्देश्य होता है लाभ प्राप्त करना है। सुन रहे हैं? एक प्रबंधक का भी अपना व्यक्तिगत उद्देश्य होता है, उसका अपना व्यक्तिगत उद्देश्य होता है कि हम प्रबंध का कार्य सफलतापूर्वक करके जो मेरा पारिश्रमिक है वो कमाए। वो भी कमाने के लिए है ना। एक एम्प्लॉई कर्मचारी ये चाहता है कि हम अपना काम सही ढंग से करके अपना जो वेतन है वो स्वामी से प्राप्त करें ना। और ये अपना सैलरी चाहता है, ये भी अपना सैलरी चाहता है, ये अपना वेजेज मांगता है। ये तभी संभव है जब प्रबंध सफल होगा। प्रबंध सफल होगा मतलब प्रबंध के अंतर्गत काम करेंगे तो हमारा जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है वो प्राप्त हो जाएगा। और मेन लक्ष्य सबको पता है लाभ कमाना। जब लाभ कमाएगा एक व्यवसाय तभी तो ऑनर को लाभ मिलेगा, मैनेजर को उसका जो पारिश्रमिक है वो मिलेगा, इसको अपना वेतन मिलेगा, इसको अपना मजदूरी मिलेगा, क्रेडिटर को ब्याज मिलेगा, इन्वेस्टर को भी ब्याज या लाभांश मिलेगा। नहीं गया दिमाग में? क्या कान नहीं कह रहा है? नहीं समझ रहा है जो बोले? लास्ट में बोल दे रहे हैं क्या लिख रहा है व्यक्तिगत उद्देश्य, वही अभी बोल रहे थे। नहीं सुनाई देगा वीडियो में तो हेडफोन डाल देना, नहीं स्लो करके सुन लेना। सामाजिक उद्देश्य, एक प्रबंध का सामाजिक उद्देश्य क्या होता है? प्रबंध का सामाजिक उद्देश्य आप लोग पहले से पता है, सब जानते हैं पहले से। तो प्रबंध का सामाजिक उद्देश्य होता है कि व्यवसाय में जो वस्तु या फिर जिस सेवा का उत्पादन हो रहा है वो शुद्ध हो। शुद्ध हम समझते हैं, वो वस्तु में कोई मिलावट नहीं हो, और बाजार में जब इसको बेचा जाए तो सही कीमत पर बेचा जाए, उपभोक्ताओं को ठगा नहीं जाए। सुनाई दे रहा है? अभी हम समझा रहे थे, एक बार रिपीट बोल देंगे। प्रबंध का सामाजिक उद्देश्य होता है कि व्यवसाय में उत्पादित होने वाले वस्तुओं और सेवाओं का जो रूप हो वो शुद्ध रूप हो, उसमें किसी प्रकार का मिलावट नहीं हो, और जो इसका कीमत हो वो कीमत सही होना चाहिए, उचित होना चाहिए। ठीक है? तभी ना ग्राहक खुश रहेगा। ग्राहक देखो, ग्राहक खुश रहेगा तो आपका व्यापार हमेशा जिंदा रहेगा। ग्राहक नाखुश हुआ आपके व्यवसाय से, आपके व्यवहार से, आपकी वस्तु से, आपके सेवा से, तो आपका व्यापार क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, उसका मृत्यु हो जाएगा। जैसे इंसान मरता है वैसे वो भी मर जाएगा। सुने क्या बोले? एक व्यवसाय का सामाजिक, एक प्रबंध का सामाजिक उद्देश्य। एक चीज और ध्यान रखना, प्रबंध का हो या फिर व्यवसाय का हो, प्रबंध का हो या फिर व्यवसाय का,
उसका प्राथमिक उद्देश्य वही है जो व्यवसाय का है, सहायक उद्देश्य वही है जो व्यवसाय का है, व्यक्तिगत उद्देश्य वही है जो व्यवसाय का व्यक्तिगत उद्देश्य। मतलब प्रबंध और व्यवसाय कोई अलग नहीं। दो अलग अलग चीज नहीं है। जहाँ व्यवसाय वहाँ प्रबंध, बिना प्रबंध का व्यवसाय हो ही नहीं सकता आज के समय में। हर कोई प्रबंध कर रहा है। हाँ, अंतर ये है कि कई व्यवसाय में ऑनर ही मैनेजर है, कई व्यवसाय में ऑनर ही क्या है, मैनेजर। लेकिन कई व्यवसाय जो बड़े व्यवसाय होते हैं, बड़े बड़े व्यवसाय जहाँ पूंजी बड़ी मात्रा में लगी हुई रहती है, वहाँ ऑनर अलग होता है, मैनेजर अलग होता है। जहाँ पूंजी कम है, छोटा व्यवसाय है, तो वो ऑनर भी है, खुद ही बिजनेस को मैनेज कर रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है। सुने, तो बिना प्रबंध का कहीं नहीं चलता है, सब जगह प्रबंध चाहिए। तो ये 4 पॉइंट है, ठीक है, जिसको आप लोग नोट करके डील करके कल ऐसा लिख के लाओ कि जब हम देखें कल तो खुश हो जाए, राइटिंग से भी, और जो आप लिखे हैं जबरदस्त लिखिए। मेरा सुनिए वीडियो अच्छा से और अपना बनाकर बढ़िया लिख के आइए। हर बार तो ना हमको निराश करते हैं, इस बार नहीं कीजिएगा। पॉज कर दीजिए वीडियो, पॉज कर दो। हो गया ऑन। अगला टॉपिक क्या है? प्रबंध के महत्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए, ये आता भी है प्रबंध के महत्व का वर्णन करने के लिए। तो प्रबंध के महत्व देखो, महत्व तो इतना सारा है कि बोर्ड में नहीं हटेगा उतना पॉइंट है, लेकिन एग्जाम में आपको 4, 5 या 6 पॉइंट से ज़्यादा डील नहीं करना है, ठीक है, इसलिए हम 6 पॉइंट यहाँ करने वाले हैं। महत्व को पहले समझ लो, पहले प्रबंध तो समझ ही लिए, उद्देश्य भी बता रही है, महत्व। तो देखिए हर चीज़ का अपना एक महत्व होता है। दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं, चीज़ें मतलब वस्तु हो, चाहे वो नॉन लिविंग हो, निर्जीव हो, सजीव हो, सबके अंदर ये गुण होता है और अवगुण भी होता है। मतलब महत्व भी होता है, लाभ भी होता है, तो हानि भी होता है। तो प्रबंध का अपना लाभ है, अपना महत्व है और उसका अपना हानि भी है। तो हानि लिखेंगे। अभी किस पे बात कर रहे हैं? महत्व पर, अर्थात लाभ पर। एग्जाम में यदि प्रबंध का लाभ पूछे, गुण भी पूछ दे, महत्व पूछे, तो आंसर का जवाब इसी पॉइंट के साथ देना है। और बहुत ही आसान पॉइंट है। प्रबंध का सबसे पहला फायदा क्या है कि न्यूनतम प्रयास द्वारा अधिकतम परिणाम की प्राप्ति। मतलब प्रबंध एक ऐसा शस्त्र है, शस्त्र मतलब विधि, तकनीक, जिसका यदि आप व्यवसायी हैं, यदि इसका प्रयोग करते हैं तो कम प्रयास में अधिकतम रिजल्ट मिलेगा आपको। ये चीज सिर्फ व्यवसायियों के लिए नहीं है, हम लोग ये व्यवसायिक प्रबंध पढ़ रहे हैं जरूर, लेकिन हम कहेंगे ये छात्र के लिए भी है, शिक्षक के लिए भी है, राजनीतिक नेताओं के लिए भी है, घर में जो गार्जियन घर चला रहे हैं उनके लिए भी है। सुने, सबके लिए है प्रबंध। और प्रबंध यदि आप करते हैं तो फायदा क्या मिलता है? कम प्रयास में कम प्रयास में ज्यादा परिणाम आपको मिल जाता है। सुन रहा है क्या बोल रहे हैं कि प्रबंध का पहला फायदा न्यूनतम प्रयास द्वारा अधिकतम परिणाम की प्राप्ति। अब बोलेंगे सर इसको डील भी करना है, डील क्या करेंगे? तो सुनो ध्यान से। यदि हम होते हैं, कॉपी लेके बैठे होते हैं, तो डैश देके हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं कि प्रबंध एक ऐसी विधि है, या फिर प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है, या फिर प्रबंध एक ऐसी शक्ति है। तुम लोग सब मत लिख देना। प्रबंध एक ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से कम प्रयास करके अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। कम से कम प्रयास करके अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे देखो, हम लोग बोलते हैं कि 25 का स्क्वायर निकालो। क्या निकालो? 25 तो पहले में 25 का स्क्वायर निकालते थे ऐसे ना, कि 5 पचे 25, 5 में 10 और 2 12, 2 पचे 10, 2 में 4 और 1 5, फिर 5 और 2 है, ऐसे करते थे। तो ये भी एक तरीका था, ठीक है। और एक तरीका ये भी है जिसमें कम प्रयास में रिजल्ट ले सकते हैं। क्या कि 5 का स्क्वायर 25 लिख दो, 2 का स्क्वायर 4 लिख दो, और 2 पचे 10 और 2 20, 20 को यहाँ पर लिखो और जोड़ दो, कम प्रयास में हो गया। हाँ। मतलब एक मैथ के एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है कि जो प्रबंध है, यदि प्रबंध का प्रयोग करके अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कम से कम काम करना पड़ेगा और लक्ष्य समय पर मिल जाएगा। नहीं समझे? समझ गए? और समझाए? नहीं। थक गए समझने में?
दूसरा क्या फायदा मिलने वाला है कि प्रबंध का प्रयोग करते हैं तो, मैनेजमेंट का यूज करते हैं तो, ये खाली व्यवसाय के लिए नहीं है, आपके लिए भी है। आप भी घर पे जब स्टडी करते हैं तो ये सब लगाओ, प्रबंध का तकनीक यूज करो। अब बोले सर प्रबंध का तकनीक क्या है, तो बताएं तो है, पहले योजना बनाओ, योजना बनाने से पहले विश्लेषण करो। एक स्टूडेंट किस चीज का विश्लेषण करेगा, एक स्टूडेंट किन चीजों का विश्लेषण करेगा, तो सबसे पहले आप अपना लक्ष्य देखो क्या है आपका। एक स्टूडेंट का लक्ष्य है कि झारखंड में हमको टॉपर रैंक लाना है, 1 रैंक लाना है, तो विश्लेषण करेंगे कि पिछले 10-20 साल में जो जो झारखंड टॉपर हुआ उसको खोजो, रिसर्च करो और पता लगाओ उन लोगों से या डाटा के माध्यम से कि वो लोग क्या क्या पढ़ा, कैसे कैसे पढ़ा, कितना घंटा पढ़ा। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आप भी क्या करो, प्लानिंग, योजना बनाओ पढ़ने का। योजना बनाने के बाद क्या क्या चाहिए, कौन कौन सा किताब चाहिए, कौन कौन सा राइटर का चाहिए, वो भी इंतजाम करो, पढ़ो, योजना के अनुरूप पढ़ते जाओ और अपने काम पर नियंत्रण रखो। नियंत्रण मतलब पढ़ते पढ़ते नींद आ रहा है तो सो जाते हैं, कल पढ़ लेंगे, वो लोग, वैसा व्यक्ति, वैसा छात्र या छात्रा सफल नहीं होता है। यदि पढ़ने बैठे हैं तो अपना दिमाग में हमेशा लक्ष्य लेके बैठो, तो पढ़ने में मन लगेगा, नहीं तो नींद ही आएगा या मोबाइल चलाने का मन करेगा। तो आप भी कर सकते हो। कठिन प्रतियोगिता की सामना करने के लिए आज के बिजनेस के सेक्टर में क्या है, कठिन प्रतियोगिता है कि नहीं। इंग्लिश में लिखा है टू फेस कट थ्रोट। कट थ्रोट मतलब गला काट होता है, गला। आज के समय में बाजार में गला काट प्रतियोगिता है। क्यों? क्योंकि इतनी व्यवसायियों की संख्या इतना मात्रा में बढ़ गया है कि एक ही वस्तु को बेचने वाला हजारों व्यापारी है, समझे। तो एक व्यक्ति, एक व्यापारी भी यदि गलत डिसीजन लेता है या गलत मैनेजमेंट करता है तो उसको मार्केट से भागना पड़ जाएगा। भागना मतलब बंद हो जाएगा उसका, ग्राहक जाएंगे नहीं उसके पास। तो आप यदि इससे बचना चाहते हैं, कठिन प्रतियोगिता का सामना करना चाहते हैं, तो क्या करो, तो डैश देके क्या लिखेंगे घर जाके, आपको घर जाके यही लिखना है कि आज के वर्तमान समय में व्यापारियों की संख्या इतनी मात्रा में बढ़ गई है कि यदि व्यापारी प्रबंध का प्रयोग करके अपने व्यवसाय का संचालन नहीं करेगा तो वो बाजार से बाहर हो जाएगा, उसके पास उपभोक्ता नहीं आएंगे। इसलिए प्रत्येक व्यापारी आज के कठिन प्रतियोगिता का सामना करने के लिए प्रबंध जैसे तकनीक का प्रयोग करते हैं और करना ही चाहिए। तो देखो हम लोग कितना बड़ा चीज सीख रहे हैं। आप लोग बोले सर प्रबंध खाली आप बता रहे हैं कि प्रबंध से फायदा होता है, कैसे सर, प्रबंध से कैसे फायदा होता है, तो वो अभी पढ़ना आप लोग को बाकी है। लेकिन अभी हम शॉर्ट में बताएं, विश्लेषण करना। प्रबंध का मतलब क्या होता है, प्रबंध में आखिर करना क्या पड़ता है, तो पहले लक्ष्य बनाओ और लक्ष्य बनाने के बाद फिर विश्लेषण करो किस चीज का, कि हम जो लक्ष्य बनाए हैं वो पहले भी कोई बनाया होगा, प्राप्त किया होगा, तो उसका डेटा निकालो, फिर योजना बनाओ, संगठन तैयार करो, समन्वय कोऑर्डिनेशन बनाए रखो, निर्देशन करते रहो। अभिप्रेरणा, निर्देशन के अंदर अभिप्रेरणा आता है और भी टॉपिक है, समझ रहे हैं। वो आपको सिखाया जा रहा है क्लास 12 BST में, लेकिन आजकल के स्टूडेंट इसको कैसे लेते हैं, BST एक विषय है। BST क्या है, एक विषय है, और बस उस विषय को पढ़ के एग्जाम में पास हो जाएगा। इस रूप से आज के छात्र छात्रा इस रूप से नहीं लेते हैं कि BST है, ये बहुत कुछ सिखाता है लोग मैनेजमेंट करने के लिए। हम सीखेंगे और करेंगे। चलिए तीसरा पॉइंट क्या है, निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना। ये तो मेन पॉइंट हो गया। प्रबंध का पहला फायदा तो यही है, पहला लाभ तो यही है कि जो निर्धारित लक्ष्य, मतलब यदि आप लक्ष्य बनाए हैं और आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, सुनो क्या लिखेंगे, यदि आपकी जगह क्या लिखना है, यदि कोई व्यवसाय लक्ष्य बनाता है और यदि वो अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो उसे प्रबंध का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि प्रबंध ही एक ऐसी तकनीक है, ऐसी विधि है, ऐसी शक्ति है जो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी सहायता करती है। फिर क्या है, श्रमिकों की समस्याओं का समाधान भी कर देता है। प्रबंध क्या कर देता है, श्रमिक की समस्याओं का समाधान। तो व्यवसाय के अंदर जितने भी श्रमिक हो चाहे कर्मचारी हो, यदि उनको वहां समस्या हो रहा है काम करने में,
कि इनकी समस्याओं को दूर करने का शक्ति कौन रखता है? प्रबंध रखता है। इतना लिख लेना। प्रबंध के बिना श्रमिकों की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है, क्योंकि ये प्रबंध का हिस्सा होते हैं। फिर सामाजिक, यहाँ सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करना। सामाजिक उत्तरदायित्व मतलब क्या? वही अभी बात किए थे कुछ समय पहले। क्या? वस्तुओं का उत्पादन जब कर रहे हैं तो उसमें मिलावट नहीं होना चाहिए, वो शुद्ध होना चाहिए, उसका कीमत उचित होना चाहिए। तो यही लिखना है कि सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करना। इसमें जैसे लिखना है कि प्रबंध के माध्यम से सामाजिक उत्तरदायित्व को भी पूरा किया जाता है, जैसे वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध रूप ही बाजार में उपभोक्ताओं के बीच बेचना और सही कीमत पे ग्राहकों को वस्तु और सेवा उपलब्ध करवाना। ये तभी संभव है जब प्रबंध का कार्य किया जाएगा। सब रिकॉर्डेड है, सुन सुन के लिखना। खुद से नहीं बना पाओगे तो सुन सुन के लिख लेना। वैसे हमको पता है कि आज के टाइम में छात्र और छात्राएं आलसी हैं और खुद से कुछ नहीं लिखना चाहते हैं, तो सुन के लिख लेना। फिर क्या है? उत्पादन के सभी साधनों में समन्वय स्थापित करना। उत्पादन के सभी साधनों में समन्वय स्थापित करना। अब बताइए, उत्पादन का साधन में क्या क्या आता है? उत्पादन का साधन में मेन जो आता है वो मानवीय साधन भी आता है और भौतिक साधन। मानवीय साधन में मजदूर हो गया, और भौतिक साधन में मशीन हो गया, कच्चा सामग्री हो गया, और बहुत कुछ हो गया ना। तो इनके बीच क्या होना चाहिए? समन्वय। अब बोले समन्वय क्या? तो तालमेल होना चाहिए। ये एक मानवीय साधन है, ये एक मशीन है, भौतिक साधन। इस मानव को ये मशीन चलाने नहीं आता है, तो क्या बोलेंगे समन्वय है दोनों में? नहीं। तो प्रबंध के माध्यम से, इसमें दिखता रहे कि प्रबंध के माध्यम से ही उत्पादन के सभी साधनों में समन्वय स्थापित किया जा सकता है। जैसे मैं सब लिखना कि एक मजदूर जिसको मशीन पर काम करना है, लेकिन उसको मशीन पर कैसे काम करना है, मशीन कैसे चलाना है, इसकी जानकारी उसे नहीं है, तो कहेंगे कि यहाँ पर साधनों के बीच में समन्वय नहीं है। तो प्रबंध यहाँ पर क्या करता है कि श्रमिक को मशीन चलाना सिखाता है, जिससे समन्वय स्थापित होता है और समय पर कार्य पूरा होता है, और समय पर कार्य पूरा होता है तो लक्ष्य प्राप्त होता है, लक्ष्य प्राप्त होता है तो व्यवसाय का विकास होते जाता है। और व्यवसाय का विकास का मतलब स्वामी का विकास, प्रबंधक का विकास, श्रमिक का विकास, सभी पक्षों का, जितने पक्ष हैं व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्ति, सबका विकास। अब कैसा विकास? आर्थिक विकास, मानसिक विकास भी होता है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया चीज है प्रबंध। मेन है कि सुनने का शक्ति होना चाहिए। छात्रों में आजकल सुनने का शक्ति नहीं है। आजकल के छात्र और छात्राओं के बारे में बताते हैं आपको, 90% को लगता है ऐसे स्टूडेंट अब हो चुके हैं जिनको सिर्फ चाहिए नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स जो एग्जाम में भिड़ जाए उसको वो लिख लेंगे, रट लेंगे और जाके वही छाप के आ जाएंगे। खुद से लिखने की शक्ति या स्किल जो होता है वो सीखना ही आजकल नहीं। इसके पीछे बच्चों का गलती तो ना, बच्चों के पीछे धारणा डाला कौन? तो शिक्षक, गार्जियन, यही सब जिम्मेदार है। शिक्षक सबसे ज्यादा, यदि सब शिक्षक पहले ये सब पढ़ाने लगे कि नहीं, किसी भी टॉपिक को दिया जाए तो आप अपने से डील करो, वो बनो। लेकिन आजकल क्या पीछे से कर रहे हैं, हम जो लिखे रट्टा मार लो, आ जाएगा एग्जाम में, लिख लो। हम अभी भी बोल इतना समझाए हैं तो आप अपने शब्दों में लिखना। अब नहीं लिखना चाहते हो, समय नहीं लेना चाहते घर पे, तो छाप लेना। मैं जो हम बोले हैं वो छाप लो। सुने, ये भी जो हम बोल रहे लेक्चर ही हमको पता है, इसको भी आप लोग सीरियस नहीं लेंगे। इसीलिए आज के टाइम में जब कोई सिविल सर्विस का तैयारी करने जाता है तो उसको मेंस में प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि मेंस में तो लिखना पड़ेगा आपको। जो बढ़िया अच्छा लिखता है, जो बढ़िया लिखेगा वही पास होगा, जो नहीं लिख पाएगा वो फेल होगा। तो ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर स्टॉप किया जाता है। ऑफ कर दीजिए। कितना मिनट हो गए?